हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारा रिएक्शन का जो रेट है या जो रेट कांस्टेंट है उसके टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंस क्या है। तो हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन है उसका टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाते हो तो उसका जो रेट है वो या जो रेट कांस्टेंट है वो डबल से लेकर ट्रिपल तक हो जाता है। हमने बोला डबल से ट्रिपल हो जाता है, पर हमने एक्जैक्टली ये नहीं बोला कि डबल हुआ या 2.5 हुआ या 3 हुआ। एक रेंज आपको बता दी डबल से लेकर ट्रिपल तक होगा। अब डबल से लेकर ट्रिपल तक होगा ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जो हर रिएक्शन है ना उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होता है, तो इस पर डबल होगा या कितना होगा वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से भी डिसाइड होता है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना तो उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो एक्चुअल में कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी हम आपको आज बताना चाह रहे हैं उसकी एक्चुअल डिपेंडेंस। तो रेट कांस्टेंट पर जो टेम्परेचर की एक्चुअल डिपेंडेंस है दैट वाज गिवन बाय आरएनएस इक्वेशन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनएस इक्वेशन। हमने लिखा आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन होता है k इक्वल टू a e पावर माइनस e अपॉन rt, k इक्वल टू a e पावर माइनस e अपॉन rt। ये आरएनएस इक्वेशन है। इसके अंदर ये आरएनएस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें k है रेट कांस्टेंट, इसमें जो p है इस p को बोल दिया जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसी को बोल दिया जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या इसी को हम बोल देते हैं आरएनएस कांस्टेंट। आरएनएस कांस्टेंट भी इसी को बोल दिया जाता है। ये हुआ इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें लिखा हमने e पावर माइनस e अपॉन rt। ये जो पूरा एक्सपोनेंशियल है ना e पावर माइनस e अपॉन rt, ये जो पूरा एक्सपोनेंशियल है e पावर माइनस e अपॉन rt, ये हमको क्या बताता है? ये जो e पावर माइनस e अपॉन rt हमको बताता है ये ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताता है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन की इक्वल या उससे ज्यादा हो। ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताता है हमको e पावर माइनस e अपॉन rt। आपको पता है जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट कौन से वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं? कौन से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते हैं? वही तो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे ना जिन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एक्टिवेशन की इक्वल या उससे ज्यादा हो, वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन की इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी रखते हो उनको बोल दिया जाता है इफेक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये जो लिखा ना e पावर माइनस e अपॉन rt, इसको बोल दिया जाता है दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल और मोर देन E। ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसका काइनेटिक एनर्जी या तो E की इक्वल है या उससे ज्यादा है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या इसको सिंगल सेंटेंस में से बोल सकते हैं दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल, या ऐसे बोल सकते हैं ये इफेक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल यूनिटलेस होता है, तो ये जो है ना e पावर माइनस e अपॉन rt, इसकी तो यूनिट होगी नहीं, ये तो यूनिटलेस होता है। अगर ये यूनिटलेस है तो हम बोल सकते हैं ना कि जो k और a है, k और a का यूनिट सेम होगा, तो हम लिखा यूनिट ऑफ k इक्वल टू यूनिट ऑफ a, k और a का यूनिट सेम होगा। अगर आपसे बोला जाए a का यूनिट क्या होगा, आरएनएस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो बोल देना इसकी यूनिट वही होगी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब आप कहेंगे उसकी यूनिट क्या होती है, तो वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो हमने लिखा यूनिट ऑफ k इक्वल टू यूनिट ऑफ a, या ऐसे बोल सकते हैं यूनिट ऑफ a इक्वल टू, आप इसको भी लिख सकते थे यूनिट ऑफ a इक्वल टू यूनिट ऑफ k। ठीक है, यानी ये समझ में आ गया a और k का यूनिट हमेशा सेम होता है, नंबर 1। अब हम बोलते हैं इफ t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये जो आरएनएस कांस्टेंट आरएनएस का जो फॉर्मूला है इसमें हमने टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लिया है। अगर टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, आप इसमें इनफाइनाइट रखेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हुआ 0, a का पावर 0 कितना होगा 1, तो k इक्वल टू हो जाएगा a, तो k इक्वल टू a, या ये भी लिख सकते हैं log k इक्वल टू log a। इसका मतलब ये हुआ कि k और a इन दोनों की यूनिट तो हमेशा सेम होती है, पर इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कब सेम होगी, जब हमारा टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो। या ऐसा समझ सकते हैं जब टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो उस समय यूनिट भी दोनों का सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होगा। अगर टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं है तो यूनिट तो सेम होगा पर वैल्यू तो सेम नहीं होगी ना, वैल्यू तो डिफरेंट होगी। अब क्या वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूले से पता लग जाता है। ठीक है, हम आपको आरएनएस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हमने जो लिखा ना ये क्या था, ये आरएनएस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आरएनएस की लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उसके लिए क्या किया, उसका हमने लॉग लिया, उसका लॉग लेंगे, उसकी लॉग फॉर्म बता रहे k इक्वल टू a e पावर माइनस e अपॉन rt, इसका लॉग फॉर्म लिखे। लॉग हम ले रहे हैं e बेस में, तो इसको लिखा जाएगा log e बेस k इक्वल टू log e बेस a माइनस e अपॉन r इंटू 1 अपॉन t। ये हमने आरएनएस इक्वेशन की ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये e बेस में अगर हम इसको 10 बेस में चेंज करना चाहें तो इसको 10 बेस में चेंज कर दो, तो ये बनेगा log k इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t। ये हमारे पास आरएनएस की लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है।
हम यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे log k और 1/t के लिए। log k एक बार मैंने e बेस में लिया, log k एक बार मैंने 10 बेस में लिया। log k और 1/t का ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया था। ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले ये लिखे हुए। उसके नेक्स्ट स्टेप आप लेफ्ट हैंड साइड में वो रखे जिसको आपने वाई स्केल पे लिया, हमने वैसे अरेंज कर रखा है। और थर्ड स्टेप क्या बताई थी, इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c से। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया। ये लीजिए हम इसको कंपेयर करें y = mx + c से। आप देख सकते हैं y पे तो ये रहा, x की जगह c की जगह आपका ये आ गया और x की जगह क्या 1/t, और 1/t के जो होगा वो इसका स्लोप होगा, इसका मल्टीपल, इसका स्लोप आ रहा है -e/r और इसका स्लोप है -e/2.303 और ये मैंने दोनों के स्लोप भी बता दिए। ठीक है, आरएनएस की ही अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख रहा हूँ एक बार मैं T1 केल्विन टेम्परेचर पर, और इसी को एक बार लिख देता हूं मैं T2 केल्विन टेम्परेचर पर। आरएनएस लिखा मैंने T1 केल्विन पर 81 केल्विन, तो क्या लिखा जाएगा, log K1 = log A - e/2.303 और into 1/T1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे बोला था ना एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो देखो मैंने ये लिखा। अब वो जो लॉगरिथमिक फॉर्म थी ना, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसकी बात कर रहे हैं, इसको एक बार मैं लिख रहा हूँ T1 केल्विन पर, इसी लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख रहा हूँ मैं एक बार T2 केल्विन पर। ये लीजिए, अगर इसको T2 केल्विन पे लिखा जाएगा तो ये बनेगा log K2 = log A - e/2.303 r into 1/T2। ये सेकंड नंबर आ गया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो फॉर्मूला बना log K2 - log K1 = e/2.303 r 1/T1 - 1/T2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log K2/K1 = e/2.303 r T2 - T1/T1 T2, इसको बोल दिया जाता है 1-2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, डायरेक्ट कई बार तो ये डायरेक्ट भी पूछी गई, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हमने ये जो स्टडी किया ना, ये जो स्टडी किया, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है थ्योरेटिकल, आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय। आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के मेरे पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, आप एक काम करें, log K और 1/T के बीच में ग्राफ बना दें। log K 1/T के बीच में ग्राफ बनाए, इसका जो स्लोप आएगा उससे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 1 क्या है भाई, प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन log K and 1/T। log K 1/T के बीच में ग्राफ बना दो, उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आएगा, आप उसका स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप से फिर आप उसका एक्टिवेशन एनर्जी ला सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी लाने का दूसरा तरीका क्या है, उसका दूसरा तरीका है आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट गिवन है, दो डिफरेंट टेम्परेचर का मतलब T1 केल्विन पर K1 दे दिया, T2 केल्विन पर K2 दे दिया, तो आप क्या काम करें, दो डिफरेंट टेम्परेचर के रेट कांस्टेंट को कंपेयर करके भी तो एक्टिवेशन एनर्जी ला सकते हैं ना। ये रहा ना फॉर्मूला log K2/K1, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। इसका मतलब आपको अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट गिवन है तो हम उसकी हेल्प से भी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक तो log K 1/T का ग्राफ बना दो, और दूसरा मेथड क्या है, बाय कंपेयरिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को कंपेयर करके भी हम उसका एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, आरएनएस जो इक्वेशन है ना, इसकी तीन फॉर्म होती है। एक तो होती है आरएनएस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैं आपको बता चुका हूं। आरएनएस की दूसरी फॉर्म होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक आरएनएस की होती है डिफरेंशियल फॉर्म, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे बनाया मैंने, इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलो जी, डिफरेंशिएशन किया, log K, इसको लिखा नेचुरल log K dy/dt = dy/dt ऑफ दिस माइनस e/r, डिफरेंशिएशन dy/dt ऑफ 1/T। K तो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसको तो हमने ऐसे एक्स रहने दिया क्योंकि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इसको हमने ऐसे रखा। A कांस्टेंट है, इसका log कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 आ जाएगी, माइनस की जगह माइनस e/r dy/dt ऑफ 1/T। 1/T का डिफरेंशिएशन होता है dy/dt ऑफ 1/T। 1/T का जो डिफरेंशिएशन है ये हमको देता है 1/T²। तो 1/T² और माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो इसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म और आती है, इसको बोला हमने
डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग के इक्वल टू प्लस ई बाई ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आरएनएस की 3 फॉर्म होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म और थर्ड होता है इसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं और वो पॉइंट लिखा हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट क्या हेडिंग हमारा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने गैस को लेके एक स्टडी करी। गैस के लेके जब स्टडी करते तो बोलते हैं कि गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो क्या सभी मॉलिक्यूल क्या काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी क्या, तो बिल्कुल नहीं होगी। डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो डिफरेंट होगी। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपन इसको समझे सपोज एक गैस है जिसके अंदर 500 मॉलिक्यूल थे। एक गैस थे जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 500 मॉलिक्यूल है। एक गैस के अंदर 500 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, भाई 500 है ना, तो 500 का मॉलिक्यूल की सबकी वेलोसिटी एक जैसी हो नहीं सकती, सबका स्पीड एक जैसा हो नहीं सकता। पर ये तो देख सकते हैं ना, 500 में से ऐसा तो हो सकता है कि 50 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, नेक्स्ट 80 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी सेम स्पीड होती थी। तो ऐसे करके इसने क्या किया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी, भाई अगर वेलोसिटी सेम होगी तो वो एनर्जी भी तो सेम रखेंगे ना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेम, जो मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका एनर्जी सेम था, तो इसने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दिया। तो देखो मैंने वाई स्केल पे क्या लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया, और एक्स स्केल पे लिया मैंने एनर्जी को। ये एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ बना दिया। इसने ग्राफ ड्रॉ किया टी केल्विन टेम्परेचर पर, समझना टी केल्विन टेम्परेचर पर, ये इसका ग्राफ आ गया, ये टी केल्विन टेम्परेचर पर ग्राफ, ये टी केल्विन टेम्परेचर पर ग्राफ बना दिया, ये टी केल्विन टेम्परेचर पर है। ये जो ग्राफ है ये बना दिया टी केल्विन टेम्परेचर पर। देखिए आप, ये टी केल्विन पर हमने बात करी ग्राफ की। ठीक है, ये एनर्जी का स्केल है ना, यहाँ पर है हमारा ई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का वेरियर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का वेरियर है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि देखो ये एनर्जी का, ये एक्टिवेशन एनर्जी का वेरियर है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का वेरियर है, ये जो वेरियर है ना, इस वेरियर के इधर ये जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, ये जो एरिया है, इस वाले ग्राफ को देखना, ये जो ग्रीन मार्कर से बना रखा है ना, जो ग्रीन से बना है, इस वाले एरिया को देखना। ये वाला एरिया देखो आप, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया, इसको अपने काम करते हैं, ये व्हाइट मार्कर से बना देता हूं मैं, ये व्हाइट से बना देता, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपको अभी इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी हम क्या बोलेंगे आपसे, हम आपसे ऐसे बोलेंगे, ये वाला टी केल्विन वाला ग्राफ आपको देखना है, ऐसा बोल सकते हैं, ये जो लाइन है ये तो एनर्जी का वेरियर, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है। इस लाइन के इधर इधर जो मॉलिक्यूल है जिनको हमने ये वाले इस वाले कलर से शेडेड एरिया बना रखा है, इस ग्रीन कलर से बना रखा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से जो हमारा एरिया बता रखा है ना, ये ऐसे बोल सकते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन इक्वल या उससे ज्यादा है। यार ये एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन है, तो इस लाइन के इधर इधर जो फ्रैक्शन आएगा, वो इधर उधर जो फ्रैक्शन आएगा ना, वो तो ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताएगा ना जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन की इक्वल या उससे ज्यादा है। और इस लाइन के इधर उधर जो एरिया जिसको हमने व्हाइट से बता रखा है, व्हाइट शेडेड एरिया से दिखा रखा है, हम क्या बोलेंगे, ये ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन से कम है। और जिनका एनर्जी एक्टिवेशन से कम होगा उनको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ इनएक्टिव मॉलिक्यूल, और जिनका एनर्जी एक्टिवेशन के इक्वल या उससे ज्यादा होगा उसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर इधर इनएक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है और इस लाइन के उधर एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है। ये पॉइंट समझ में आ गया। और एक्टिव मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होता है उसको बोलते थे ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसका मतलब ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमको डायरेक्ट दे रहा है ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू इस एरिया से हमको डायरेक्ट मिल जाती है। ये तो ग्राफ हमने बनाया टी केल्विन पर। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, हमने टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा दिया, इसका मतलब ग्राफ बनाने जा रहे हैं टी प्लस 10 केल्विन पर। देखिए टी प्लस 10 पर ग्राफ बनाता हूँ। हमने जैसे टेम्परेचर टी प्लस 10 टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी तो वही रहेगा। जैसे टी 10 केल्विन से बढ़ा है ना, हमारा जो ग्राफ बना, ये ग्राफ हमने, अब देख लीजिए ये ग्राफ मैंने ये वाला ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ बना दिया टी प्लस 10 पर। टी प्लस 10 पे ग्राफ बना दिया ना, एक्टिवेशन एनर्जी तो वही रहेगा। अब आप देखिए एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, ये जो एरिया बना रखा हमने, ये जो पूरा एरिया बना रखा है, ये हमको क्या बता रहा है, एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन।
और इसके इधर वाला जो एरिया वो इनएक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बना नहीं बना, तो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं। आप एक काम करो, इन एरिया को आपस में कंपेयर करो। एक तो आपको क्यों एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन देखना, एक तो देखना टी केल्विन पर, और दूसरा आपको देखना ये T+10 पर। आप देख पा रहे ये जो T+10 वाला एक्टिव मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है वो T केल्विन का जो एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है उससे जो एरिया ये अप्रोक्स डबल जैसा नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपने टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ाया तो एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन हमारा जैसे डबल के आसपास हो गया, और अगर एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डबल होगा तो फिर रेट भी तो डबल होगा ना। इसलिए हम बोल दिया करते थे हम आपसे बोल दिया करते थे अगर आप टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ाओगे तो उसका जो रेट है वो डबल से लेकर ट्रिपल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डबल हो जाता है। इसी बात को हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आपको समझा दिया है। तो इसको देखिए क्या लग रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल बिकम डबल। एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितना हो रहा है, डबल, इसलिए हम बोल देते हैं रेट भी डबल हो जाता है ईच एंड एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। सुनो, आप इतना तो समझते होंगे, आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले अपन टी केल्विन की बात करें तो टी केल्विन पर इनएक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन और एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो टोटल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हमने टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा दिया, 10 केल्विन से बढ़ाएंगे तो हुआ क्या, 10 केल्विन से बढ़ाने पर इनएक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन थोड़ा कम हुआ, एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ा हुआ, पर जो टोटल है इनका टोटल और पहले वाले का टोटल एरिया तो वही रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ ये जो ग्राफ बना रखा है इसका टोटल एरिया और जो दूसरा ग्राफ बना रखा है इसका टोटल एरिया, टोटल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल तो वही रहेंगे ना। तो टोटल एरिया कभी चेंज नहीं होता है। तो आप इसको समझे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चलते हो ना, इसका जो पीक है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है और साथ में फ्लैट होता हुआ चला जाता है। क्या बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका जो पीक है वो इधर शिफ्ट होगा और उसके साथ में ये फ्लैट होता चला जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनएक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन तो कम होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ेगा, पर टोटल वही रहेगा जो कि टी केल्विन टेम्परेचर पर है। तो इसको देखने से पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता है, इस वजह से रेट बढ़ता है। तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। और अभी भी हमने क्या समझा, एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन को हमने बोला e पावर माइनस e अपॉन RT, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर माइनस e अपॉन RT। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाया, हमने कांस्टेंट लिखा, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा z हम आपको पहले भी बता चुके हैं, z को बोलते हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने आपसे बोला था, प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों बैरियर का क्रॉस होना जरूरी है। एनर्जी बैरियर भी क्रॉस होना चाहिए, ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस होना चाहिए। अगर एक भी बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो यार प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। अब हमने क्या किया, ये जो रेट का फॉर्मूला है ना, इसके अंदर एनर्जी बैरियर को तो इंक्लूड कर लिया, पर हमने इसके अंदर अभी तक ओरिएंटेशन बैरियर को नहीं लिया। तो उसी ओरिएंटेशन बैरियर को इंक्लूड करने के लिए हम इसके अंदर एक कोएफिशिएंट और डाल देते हैं, जिसको बोला हमने P, और इस P को बोल दिया जाता है कोलिजन फैक्टर, या इसको बोल दिया जाता है स्टेरिक फैक्टर। तो फॉर्मूला बना रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू Z इंटू P e पावर माइनस e अपॉन RT। इसमें P है स्टेरिक फैक्टर या कोलिजन फैक्टर और Z को बोल दिया जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये हमने इसकी जो थ्योरी बताई ना, अब इस थ्योरी के ऊपर हम देख लेते हैं इस थ्योरी पर किस टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज होती है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन log K when plotted against 1/T give a straight line with the slope minus 5000, calculate EA in किलो-कैलोरी। आपको दे रखा है, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन है, उसके अंदर आप log K और 1/T का ग्राफ बना रहे। इसने क्या बोला, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसका स्लोप है -5000। आपसे बोला इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। आपको याद है मैंने अभी भी बताया था, करिए, मैंने आपसे अभी बोला था log K और 1/T का ग्राफ बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ये आता है, और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप मैंने बताया था ना, अगर ये 10 बेस में है, हमने 10 बेस ले रखा है, अगर ये 10 बेस में है तो स्लोप लिखा था हमने माइनस EA अपॉन 2.303 R, और इसने स्लोप दे रखा है माइनस 5000। सोल्व करें, माइनस से माइनस कैंसिल किया, EA इक्वल टू हम लिख देते हैं 5000 multiplied by 2.303 multiplied by R। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हमको आंसर किस में देना है, किलो कैलोरी में, तो R की वैल्यू हम रख देंगे 2/1000। ये लीजिए, ये आंसर आ जाएगा किलो कैलोरी।
इसको सोल्व करें 1000 0 5 2 जा 10 आंसर देगा हमको 23.03 किलो कैलोरी। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2.5 कैलकुलेट EA। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 2.5। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे दिया 2.5, ये कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट याद है म्यू होता है और म्यू इक्वल टू बताया था ना K2/K1 होता है, तो एक तरह से इसने K2/K1 का वैल्यू हमको 2.5 दे दिया है। हमसे क्या बोल रहा है EA। आपको वन ऑफ तो लगाना होगा, पर वन ऑफ के लिए यार T1 T2 की भी तो जरूरत है ना, तो T1 T2 तो नहीं रखा अपने को। चलिए, जब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करते थे तो हम बोलते थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट को जब डिफाइन करते थे हमने बोला टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज करना है, 10 केल्विन से बढ़ाना है। ठीक है, अब 10 का मतलब ये हुआ, 10 का मतलब आप 25 से 35 कर दो, 35 से 45 कर दो, 10 से बढ़ाना होता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है। अब मैं आपको बात करूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये बताती है कि टेम्परेचर 25 से 35 बढ़ाना है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब मान लो क्वेश्चन आया और उसने अगर टेम्परेचर दे दिया ना, तो आपको जो टेम्परेचर दे रखा है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया पर T1 T2 नहीं दे रखा, तो जब क्वेश्चन आ जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट का और टेम्परेचर ना दे तो यहाँ 10 का मतलब 25 से 35 ही लेना है। तो ये चीज आप याद रखें। T1 क्या रखेंगे 25 डिग्री और T2 रखेंगे 35 डिग्री। हम फॉर्मूला लगा देते हैं, log K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। ये लिखा हमने, log 2.5 इक्वल टू EA हमको लेकर आना है अपॉन 2.303 R। आंसर किस में देना, किलोजूल। R की वैल्यू रखूंगा मैं 8.314 अपॉन 1000, किलो में रखना होगा ना, 1000 इंटू T2 माइनस T1 25 और ये 30, ये तो 10 बनेगा। 25 डिग्री को चेंज किया केल्विन में तो ये बनता है 298 और 298 और इसका 35 डिग्री को भी चेंज करें तो ये बन जाएगा 308। ये लीजिए यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, हम इसको सोल्व करके और EA का वैल्यू पता लगा लेंगे। EA का वैल्यू हमारे पास आ जाता है, ये देखो 2.303 है और log 2.5। अब log 2.5 को कैसे निकालते हैं, log 2.5 देखना, log 2.5 है ना, 2.5 को आप लिखा करो 25/10। इधर देखो, यहाँ सोल्व कर देता हूं मैं। log 2.5 है ना, 2.5 को हमने क्या लिखा, log 25/10 लिख दिया। ठीक है, log 25 इसको क्या लिखा जाएगा, log 25 माइनस log 10। log 25 को क्या लिखा 5 स्क्वायर, यानी कि लिख दिया जाता है 2 log 5 माइनस log 10। log 5 होता है 0.70, डबल किया तो 1.40 माइनस 1, तो ये बनेगा ना 0.40। तो log 2.5 की वैल्यू आती है 0.40। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 0.40 लिख देता हूं। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके सिखा दिया कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ये लेकर आना है तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने 0.40, इसको मैं लिख देता हूं 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 है, इसको हमने 2.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे कई बार काम आता है। देखो 8.314 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके 8.383 लिखा, 2.303 को राउंड ऑफ करके 23 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ये कितना हो गया 9, 24, 6 एंड 16, ये आता है हमारे पास में 09। ठीक है, पॉइंट लगाना था, ये पॉइंट, ये 19.09। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल कितना है 19.09 है, पर ये 8.3 नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो 19.09। तो हम जब कैलकुलेशन करें इसको राउंड ऑफ करके हम 20 ले लेंगे। और ये आप आगे भी ध्यान रखना, ये आगे जब भी ऐसा है ना 2.303 और 8.314 को मल्टीप्लाई करना हो, आप तो डायरेक्ट उसको 20 लिख देना। ये 20, ये मैंने 20 लिख दिया है, इसका वैल्यू मैंने लिख दिया, ये 20 है। आगे बढ़ते हैं। अब या तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। राउंड ऑफ करते हैं 298 है। देखो अब ये दोनों मल्टीपल में है ना, आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है
और दोनों मल्टीपल में, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक नंबर को थोड़ा सा बढ़ाए तो थोड़ा दूसरे को थोड़ा कम करके रखें। तो अपने काम करते हैं, 298 को हम लिख देते हैं 300, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसको कम करें तो हम इसको 305 ले लें अपॉन 1010। ये जो आंसर है ये अप्रोक्स, हमको अप्रोक्स लिख देते हैं, ये हमको अप्रोक्स आ जाएगा आंसर किलो जूल के अंदर। ठीक है, आप इसके बाद तो आप सोल्व कर सकते हैं 100। ठीक है जी, देखें 00 and 10 and 10 कितना जीरो भी है, 1 2 3 and 4, 3 0 तो ये हो गया और एक 0 ये तो हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं, ये 4 है ना, 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं 25 टाइम्स, राइट। ठीक है, अब हमारे पास है, इसको और देख सकते हैं, ये बन गया हमारा 3 2 जा 6, 11 है। इसको 5 से कैंसिल किया जा सकता है, 5 इसको कैंसिल करें 5 से 61, ये आएगा ना 61, 3 2 जा 6, 61 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 61 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमको देता है 61 इंटू 6 और 30, 61 6, ठीक है, अपॉन 5, ये आ जाएगा किलो जूल के अंदर, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये मैंने अप्रोक्स कैलकुलेशन कर दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन at 300 Kelvin is 60 kilojoule. In presence of catalyst, the activation energy get lowered to 50 Kelvin at 300 Kelvin. How many times reaction rate changes in presence of catalyst at the same temperature? क्वेश्चन क्या अंदर रखा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 300 केल्विन पर, उसका एक्टिवेशन एनर्जी हमको दे रखा 60 किलो जूल। ठीक है, हमसे बोला इसमें कैटलिस्ट मिला दिया, जैसे हमने कैटलिस्ट मिलाया इसका एक्टिवेशन एनर्जी 60 से कितना हो गया, 50 हो गया, टेम्परेचर वो का वही है, तो बोला इसका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करें। एक तो हमसे क्या बोला जा रहा है, एक तो हमसे बोला गया एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक हमसे बोला जा रहा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर दोनों में 300 केल्विन है, जब एब्सेंस है तो बोल क्या रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 60 और प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 50, ये दे रखा है। हम मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K1 है। इसका जो K1 है, K1 क्या लिखेंगे आप, K1 इक्वल टू A e पावर माइनस 60 अपॉन R इंटू T। इसका K2 लिखे तो K2 इक्वल टू आ जाएगा A e पावर माइनस 50 अपॉन R इंटू T। टेम्परेचर दोनों का सेम दे रखा है। हमसे बोला रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, रेट कितने टाइम इंक्रीज होने का मतलब एक तरह से हमसे ये K2 अपॉन K1 पूछ रहा है ना, जो K2 अपॉन K1 होगा वही तो यार R2 अपॉन R1 होगा, तो K2 अपॉन K1 निकाले, K2 अपॉन K1 कैलकुलेट करें, डिवाइड करें तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये बना हमारा e पावर माइनस 50 अपॉन RT, इसको डिवाइड करें ये आ जाता है 60 अपॉन RT। यहाँ तक हम पहुंच गए, या इसको अपन लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 इक्वल टू e पावर और ये आ जाता है 10 अपॉन RT, ये आ रहा है। सोल्व करें K2 अपॉन K1 इक्वल टू e पावर 10 अपॉन R इंटू T, ये किलो जूल में, तो R की जगह हमने रख दिया, R हम रख देते हैं 8.314 अपॉन 1000, ये लीजिए 1000, और टेम्परेचर T ये 300 दे रखा है इसने, यही क्वेश्चन। इसको सोल्व करें, 00 को हमने 00 से कैंसिल कर दिया, 8.31 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप 8.3 को ये लीजिए, 8.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 83 ले लो पहले तो, 9 और 24, ये 24.9 आता है, 8.3 है तो ये अप्रोक्स हमको कितना देगा 25, इससे हमको पता लगा 8.314 और 3 का मल्टीपल कितना है 25, ऊपर क्या है 100, नीचे 25, 100 अपॉन 25 को क्या लिखिए 100 अपॉन 25। तो यहाँ से हम देखें तो K2 अपॉन जो K1 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा
100/25 ये बनेगा 4, ये आ जाता है e⁴, ये e⁴ आ गया। ठीक है, अब e जो है ना, e का वैल्यू होता है 2.71, या तो आप 2.71 का 4 टाइम्स कर दो तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आप इसको log लेके सोल्व करो। इसका log लेते थे। अब e पावर है तो log e बेस में लेना होगा, तो मैं इसको लिखा log लिया, log e बेस k2/k1 इक्वल टू ये बन जाता है 4 log e बेस e1 हो गया। इसको इस तरह से, ये e बेस है, इसको 10 बेस में चेंज करें। अगर हम इसको 10 बेस में चेंज करें तो हमारे पास आ जाता है log k2/k1, यहाँ पर आएगा 2.303, इसको डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा 4/2.303 आ गया। अब जो 4 है इसको 4 को मैंने 2.303 से डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 2.303, ये हमको देता है 1.74, ये 1.74 देगा भाई, ये हमको देगा 1.74। हमको लाना क्या है, k2/k1 लाना है, तो k2/k1 क्या लिखा जाएगा, k2/k1 आता है एंटीलॉग ऑफ 1.74 का एंटीलॉग लाना है। अब आपको 1.74 का एंटीलॉग लेना आना चाहिए। 1.74 जो है इसका एंटीलॉग लिखा जाता है, इसका एंटीलॉग आएगा एंटीलॉग ऑफ 1 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.74, ये लिखोगे। एंटीलॉग ऑफ 1.74 है ना, 1.74 का एंटीलॉग क्या लिखेंगे, एंटीलॉग ऑफ 1 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.74, ठीक है, log 10 देखिए इधर log 10 की बात करें, इसको आप ऐसा समझो, log 10 कितना होता है, 1 होता है। log 10 कितना हुआ, 1, यानी 10 का लॉगरिथम 1, जैसे बोले 1 का एंटीलॉग फिर 10 आएगा। अरे यार log 10 अगर 1 है ना, log 10 अगर 1 है तो 1 का एंटीलॉग क्या लिखोगे, 10, तो 1 का एंटीलॉग क्या होगा, 10, इसकी जगह तो हमने 10 लिख दिया, 10 आ गया। अब एंटीलॉग ऑफ 0.74 का एंटीलॉग लेना है, 0.74 का एंटीलॉग लेते हैं। देखिए log 5 को समझे, थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। log 5 कितना होता है, log 5 होता है 0.70। log 5 कितना होता है, log जो 5 है, log 5 कितना होता है, log 5 हमारा होता है, log 5 0.70 होता है। चलो जी log 6 पे चलते हैं। log 6 की बात करें तो log 6 कितना होगा, log 6 को क्या लिखेंगे अपन, log 6 को लिखेंगे ना 3 into 2 करके लिखें तो log 2 प्लस log 3, log 2 कितना होता है 0.30, और ये बनेगा log 3 होता है ना 0.48, इसका मतलब ये 0.78 आता है, तो ये आ जाता है 0.78, ये लीजिए। log 5 कितना है हमारे पास में, log 5 कितना है भाई, log 5 हमारे पास में 0.70 है, log 5 कितना 0.70 है, log 6 कितना है 0.78 है, तो 5 और 6, 5 का log लिया तो 0.70 आया, 6 का log लिया तो 0.78 आया। अगर हम इसको देखें ये क्या है 0.74, हम ऐसे बोले इन दोनों के बीच का कोई नंबर लें, समझे ना भाई, 5 का लॉगरिथम 0.70 आया, 6 का लॉगरिथम 0.78 आया, तो 5 और 6 के बीच का नंबर क्या लिया हमने 5.5 लिया, और 5.5 का लॉगरिथम अगर निकालता हूं तो मैंने अब ये आइडिया लगा लिया कि 0.74 दे देगा। कैसे पता लगा, इधर देखो भाई 5 और 6 का बीच का नंबर 5.5 लिया, 0.7 0.48 के बीच का नंबर 0.74 लिया, तो हमने एक हमारे जो लॉगरिथम की जो हमें जो बेसिक नॉलेज है ना उसके बेसिस हमने ये पता लगा लिया कि जो log 5.5 है ना इसका जो वैल्यू है ना ये 0.74 के आसपास आएगा, या हमें से बोल दे 0.74 का एंटीलॉग 5.5 आएगा, ठीक है, एंटीलॉग ऑफ 0.74 इसको हमने क्या लिखा 5.5, ये 5.5 इंटू 10 किया जाएगा 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, इसका जो रेट है ये 55 टाइम से इंक्रीज होगा। यार ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आगे समझ में। आपसे बोला रेट कितना इंक्रीज होगा, हमने रेट का मतलब हमने k2/k1 निकाल लिया, क्योंकि k2/k1 का मतलब एक तरह से r2/r1 ही होता है। हमने बोला भी था ना जितने टाइम रेट कांस्टेंट डिक्रीज होता है उतने टाइम ही हमारा रेट इंक्रीज होगा, तो हमने पता लगा लिया रेट कांस्टेंट 55 टाइम्स इंक्रीज होगा, उसे हमने बोल दिया रेट भी हमारा 55 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है,
एक और क्वेश्चन लाया आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out in presence of catalyst at the same rate, then temperature required is 400 Kelvin. Catalyst lowers the activation barrier by 20 kilojoule. Calculate EA in kilojoule. क्वेश्चन ये दे रखा है, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो 500 केल्विन पर हो रही है। फिर हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को सेम रेट से करवाया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बोलता है टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 400 केल्विन की। आपसे बोल रहा है कि आपने जैसे कैटलिस्ट मिलाया, कैटलिस्ट क्या करता है उस एक्टिवेशन बैरियर को 20 किलो जूल से कम कर देता है, और आपसे पूछ रहा है इसका एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है जी, आप इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ये हमसे एक तो क्या बोला है, इसकी एब्सेंस में, एक तो एब्सेंस में और दूसरा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, एब्सेंस में क्या बोला, एब्सेंस में कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 500 केल्विन पे हो रहा है। जब प्रेजेंस है तो कितने टेम्परेचर पर है, 400 केल्विन पर है। सपोज जब एब्सेंस है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, ये है, और जब प्रेजेंट है उसमें क्या बोला 20 किलो जूल से कम हो गया, इसका मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा EA माइनस 20 ये आएगा। अगर हम इसका रेट कांस्टेंट लिखें, अब बोल क्या रहा है, दोनों का रेट सेम है, इसका रेट कांस्टेंट मैंने K1 मान लिया, इसका रेट कांस्टेंट मैंने K2 ले लिया, दोनों का रेट सेम है, तो मतलब रेट कांस्टेंट भी सेम होगा। तो हम इसको एक काम करें, हम क्या करें, इसके लिए K1 इक्वल टू K2 कर देते हैं। K1 इक्वल टू K2, K1 क्या लिखा जाएगा, A e पावर माइनस ये अपॉन R T की जगह रखा हमने 500 इक्वल टू A e पावर माइनस ये आ जाता है EA माइनस 20 अपॉन R इंटू ये 400 आ गया। इसको सोल्व करें, ये तो कैंसिल हो गया, और इसको अरेंज करें तो ये हमको दे देता है EA अपॉन 500 इक्वल टू EA माइनस 20 अपॉन 400। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 4 EA इक्वल टू 5 EA माइनस 100। यहाँ से अगर EA की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100 किलो जूल। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 100 किलो जूल। ठीक है, आगे समझ। एक और क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप, द रेट कांस्टेंट आर K1 K2 and K3 and overall rate constant K equal to K1 K3 upon K2 if activation energy of first, second and third steps are 60, 30 and 10 kilojoule respectively, then find out overall activation energy of the reaction। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन है 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट का रेट कांस्टेंट है K1, सेकंड का है K2 और थर्ड का दे रखा है K3, और इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट दे रखा है K1 K3 अपॉन K2। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें समझना। 3 स्टेप में हो रहा है ना, तुमने बोल दिया फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट कितना है K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, A e पावर माइनस EA1 अपॉन RT, ये लीजिए। सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे आप, K2 इक्वल टू A e पावर माइनस EA2 अपॉन RT, ये थर्ड सेकंड का आ गया। थर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट लिखा जाता है K इक्वल टू A e पावर माइनस EA3 अपॉन RT, ये लीजिए। इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या दे रखा हमको, ये गिवन है K इक्वल टू A K1 K3 अपॉन K2 ये दे रखा है ना। ठीक है, K1 K2 K3 की वैल्यू पुट करें, ऐसे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा हमारे पास A e पावर माइनस EA1 अपॉन RT। ठीक है, वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं K3 माइनस EA3 अपॉन RT, और ये ऊपर जाएगा तो बन जाता है प्लस EA2 अपॉन RT। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू A e पावर माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बन गया ये EA1 प्लस EA3
माइनस EA2 अपॉन RT, ये लीजिए यहां तक आ जाएगा। अब आप इसको RNS से कंपेयर करो। RNS क्या है? RNS इक्वेशन क्या होता है? K इक्वल टू A E पावर माइनस E अपॉन RT। इसको देखने से पता लग रहा है कि हमारी जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है ये आ रहा है EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। EA लाना है, EA1 कितना दे रखा आपको 60, EA3 कितना दे रखा 10 और ये दे रखा आपको 30। इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा 40 किलो जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 40 किलो जूल, ठीक है। अब देखो ये तो हमने इस क्वेश्चन को पूरे मेथड लगा के सोल्व कर दिया। अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। जब ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला? आपसे बोला K क्या दे रखा है? K दे रखा है K1 K3 अपॉन K2 दे रखा है ना। आपको ये लेकर आना है K1 K3, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का रेट कांस्टेंट मल्टीपल में। और आपको पता है रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में एक्टिवेशन एनर्जी E की पावर में है, तो अगर वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर तो ऐड होगी ना। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करें और सेकंड नीचे, ये ऊपर आने का मतलब माइनस करें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है। 60 प्लस 10 ऐड कर दिया और इसमें सेकंड का मतलब 30 को माइनस किया। ये लीजिए इसका आंसर आ जाएगा 40 किलो जूल। डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। मान लो ऐसे होता, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता K इक्वल टू क्या दे देता आपको? K इक्वल टू दे देता, दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ, K इक्वल टू K1 K2 अपॉन K3 दे देता। आपसे बोलते हैं इसका EA कितना होगा? K क्या गिवन होता? K1 K2 अपॉन K3। आपसे बोला EA कितना होगा, तो K1 K2 का मतलब फर्स्ट सेकंड को ऐड करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है 60, सेकंड क्या दे रखा है आपको 30। इसमें से फर्स्ट सेकंड ऐड करना है और थर्ड क्या दे रखा है 10 को माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 90। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर 80 किलो जूल आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं सही, इसी में और बना के देख रहे हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया K इक्वल टू K1 है K1 K3 अपॉन K2 और इसका पावर आपको दे दिया 1/2। ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया। आपसे बोला इसका E लेकर आना है, ठीक है। पहले तो K1 K3, तो K1 K3 की बात करें तो K1 तो कितना है? K1 आपका 60 है, K3 कितना है 10 है, अपॉन K2 को माइनस किया, ये 30 आ जाएगा। अब इसकी पावर 1/2 है, ये तो K में पावर है, तो जब लोग लेते हैं ना तो पावर आगे आ जाएगी। इसका मतलब एक तरह से इसको 1/2 करना है। ये लीजिए रूट नहीं लेना, इसको 1/2 जो भी इसकी पावर है ना उससे इसको ये मल्टीप्लाई करना होता है। ये कितना देगा हमको 40 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे, ये हमको दे देता है 20 किलो जूल। होगा क्वेश्चन सोल्व। मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया, देखो इधर ये आपसे बना दिया K इक्वल टू आपको दे दिया K1 अपॉन K2 और इधर लिखा हुआ है K1 K2 अपॉन K3, इसकी पावर ये 3/2, मतलब कुछ भी बना दिया हमने। चलो जी अब इसका EA निकालना है। अब ऐसा करें, इसको आप ऐसे समझ लिए एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं और दोनों मल्टीपल में, इसका इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ये लिखा हुआ K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 का मतलब क्या काम करें 60 में से, ये तो K1 अपॉन K2 है ना, तो K1 अपॉन K2 का मतलब क्या काम किया हमने 60 में से किसको माइनस कर दिया 30 को माइनस कर दिया। ये तो ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करें K1 K2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दो। ये हमने फर्स्ट सेकंड ऐड कर दिया और थर्ड को माइनस कर दिया, थर्ड को माइनस किया, पावर 3/2 है तो 3/2 पावर इसके आगे आ जाएगी। ये लीजिए इसके आगे आ गया, इन दोनों के बीच में मल्टीपल का मतलब ये यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। 60 में से 30 को माइनस किया तो ये लिखा जाएगा 40 प्लस 3/2, 60 प्लस 30 90 माइनस 10 किया तो ये बनेगा 80। सॉल्व करें 40 प्लस 120, आंसर दे देंगे इसके लिए 160 किलो जूल। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाता है, ठीक है जी।